आज हम चर्चा करेंगे एक बिल्कुल नए विषय के बारे में, जो आम तौर पर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, सभी इन्वेस्टर्स को ये बातें मन में आती हैं। वो ये हैं कि यदि मेरा एसआईपी का इन्वेस्टमेंट चल रहा हो और एसआईपी का टेन्योर पूरा होने के पहले यदि मेरी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसमें जो पैसे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, और जिनको जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हालांकि जिनको जानकारी है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, हो सकता है कि उनके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो। आज हम चर्चा करेंगे इसी बिंदुओं पे। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या जो भी चाहिए इसके बारे में बताएं, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि जो हम अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले ये समझ लें कि इन्वेस्टर्स की असामयिक मृत्यु की कई परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है फोलियो होल्डर सिंगल हो सकता है फोलियो होल्डर ज्वाइंट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि वो सिंगल फोलियो होल्डर है और जो भी उसके लीगल ईयर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि जो डिजीज इन्वेस्टर थे उनका कोई एसआईपी चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये सबसे बड़ी समस्या होती है आमतौर पे। इसके लिए बेहतर है उस डिजीज होल्डर का अकाउंट देखें और उसका मंथली ट्रांजैक्शंस चेक करें। हो सकता है मंथली ट्रांजैक्शंस चेक करने के दौरान आपको ये समझ में आए कि रेगुलरली किसी पर्टिकुलर फंड में पैसे कट रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी एसआईपी चल रही है। हो सकता है उस ट्रांजैक्शन से आपको एएमसी के बारे में भी मालूम हो, या हो सकता है कि आपको एएमसी के बारे में मालूम ना चले। यदि एएमसी के बारे में मालूम हो जाता है तो अच्छी बात है, और यदि मालूम नहीं होता है तो आप बैंक जाकर बैंक से जानकारी ले सकते हैं कि इनका पर्टिकुलर डेज में या पर्टिकुलर मंथ में जो पैसे कट रहे थे वो पैसे कहाँ जा रहे थे। बैंक इसकी जानकारी दे देगी कि वो पैसे किस एएमसी के पास जा रहे थे। अब आपके पास या तो खुद आपने खुद मंथली ट्रांजैक्शन चेक किया तो एएमसी के बारे में मालूम हो गया, या बैंक जाकर एएमसी के बारे में पता कर लिए। अब दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो ज्वाइंट होल्डर हों। ज्वाइंट होल्डर में कई परिस्थितियां आती हैं। पहली परिस्थिति होती है कि जो फर्स्ट होल्डर हो वो एक्सपायर हो गया हो। दूसरी परिस्थिति होता है कि सेकेंड या थर्ड होल्डर जो भी हो वो एक्सपायर हो गया हो। दोनों के प्रोसेस अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड होल्डर या थर्ड होल्डर जो भी हो वो एक्सपायर हो गए हों और फर्स्ट होल्डर अलाइव हो, तो निश्चित रूप से सेकेंड या थर्ड होल्डर जो भी एक्सपायर किए हैं उनका नाम उस फोलियो से डिलीट करवाना पड़ेगा। और इसके लिए एक फॉर्म है T1 फॉर्म, उसके लिए आपको T1 फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बाकी जो रिमेनिंग फोलियो होल्डर्स हैं उनकी केवाईसी फिर से करवानी पड़ेगी। हो सकता है कि जिस अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे थे वो अकाउंट भी चेक करवाना पड़ेगा, तो बैंक मैंडेट भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। नंबर 2, हो सकता है कि ज्वाइंट होल्डर के केस में फर्स्ट होल्डर एक्सपायर हो गया हो, सेकेंड होल्डर बच रहा हो। इस केस में T2 फॉर्म भरना पड़ेगा, और यहाँ भी परिस्थितियाँ ये हो सकती हैं कि हो सकता है अकाउंट चेंज हो जाए, इसके लिए बैंक मैंडेट भी चेंज करवाना पड़ेगा। और तीसरी परिस्थितियाँ हो सकता है कि वो सिंगल होल्डर ही हो, वो खुद एक्सपायर हो गया हो। इन दैट केस T3 फॉर्म प्लस उनका डेथ सर्टिफिकेट या और बहुत सारी फॉर्म जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको एएमसी के पास जमा करनी होंगी। अब हमें ये देखना है कि यदि ज्वाइंट होल्डर था उसमें से एक होल्डर एक्सपायर हो गए तो रिमेनिंग जो सर्वाइविंग होल्डर हैं उनके नाम से फोलियो ट्रांसफ़र कैसे होगा ये पता चल गया आपको। अब यदि सिंगल होल्डर है, सिंगल होल्डर ही एक्सपायर हो गया हो, तो उन्हें बताया कि T3 फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्या उसमें नॉमिनी है। हो सकता है कि उसमें नॉमिनी ऑलरेडी हो सकता है नॉमिनी उसमें ना हो। दोनों ही परिस्थितियों में आपको T3 फॉर्म ही भरना पड़ेगा। और यदि नॉमिनी है तो उस केस में आपको
उस नॉमिनी का केवाईसी, बैंक मैंडेट, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और यदि नॉमिनी नहीं है तो इन सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो क्लेमेंट होंगे, जो लीगल हियर्स होंगे, उनको भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ, केवाईसी फॉर्म्स, बैंक मैंडेट वगैरह आपको डिपॉजिट करने होंगे। अगली जो एक आशंकाएं होती हैं कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं या मुझे ऑफलाइन करना पड़ेगा। जनाब, टेक्निकली आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने में शायद समस्याएं काफ़ी अधिक आएंगी, इसलिए बेहतर है कि आप ऑफलाइन करें। अब ऑफलाइन करने में भी कई परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थितियां, फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, यदि आप कहें कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का कोई फंड है आपके पास, तो इनका जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है वो केफिनटेक है। तो आप या तो निप्पॉन इंडिया के ऑफिस में या केफिनटेक के ऑफिस में ऑफलाइन पूरे फॉर्मेलिटी, जितने फॉर्म्स कह रहे हैं वो लेके जाएं, वहाँ डिपॉजिट कराएं, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको भी पूरी करें। पूरी करके फॉर्म दे, हो सकता है कुछ क्वेरीज आओ, तो जो भी क्वेरीज आ रही हैं उसको पूरा करें। और ये पूरा करने के बाद जो दावेदार हैं, नॉमिनी के केस में नॉमिनी, या जिसमें नॉमिनी नहीं है उस केस में यदि एक से अधिक दावेदार हैं तो किसी एक के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाना लाजमी है, सो दैट कि वो एक पार्टिकुलर दावेदार को सारे यूनिट्स को ट्रांसफ़र कर दे। और डिजीज होल्डर के फोलियो से नए फोलियो में जो उसके नॉमिनी का हो सकता है या जो उसके दावेदार या लीगल हियर का हो सकता है, इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स कहते हैं। अब अगली आशंकाएं एक और आती हैं कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स ने, किसी के पिताजी काफ़ी 10 वर्षों से एसआईपी चल रहे थे, तो अब आज के दिन उसके नॉमिनी का फोलियो क्रिएट होता है, उसमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसमिट होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5 लाख रुपए एसआईपी उनके पेरेंट्स ने डिपॉजिट किए थे और कॉर्पस की वैल्यू आज के दिन में 7 लाख या 8 लाख हो गई। इसका मतलब 3 लाख का कैपिटल गेन हुआ। तो क्या उस 3 लाख के कैपिटल गेन पे नॉमिनी को या जो दावेदार हैं उसको क्या उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि आखिर टैक्स कौन पे करेगा। जनाब, जैसा आप जानते हैं कि स्विच करना, रिडीम करना, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एक ही माना जाता है वो रिडीम किया। लेकिन ये चूंकि डिजीज फोलियो होल्डर से म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके नॉमिनी या उसके दावेदार के फोलियो में, तो इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन करते हैं और टैक्स के लिहाज से ये माना जाता है कि ये रिडम्पशन नहीं है। इसका मतलब जब आपको कैपिटल गेन तब बनेगा जब उस फोलियो से फंड को रिडीम करें या कहीं स्विच करें। अदरवाइज जब तक वो फंड उस फोलियो में पड़ा रहेगा तब तक कोई टैक्सेशन का कहानी नहीं है। लेकिन जिस दिन रिडीम करेंगे, जिस दिन गेन को रियलाइज करेंगे, उस दिन उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और अकॉर्डिंगली आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका सीधे साफ शब्दों में कि जब ट्रांसमिशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है तो वहाँ टैक्सेशन का कोई कंसर्न नहीं होता है। टैक्सेशन का कंसर्न तभी होगा जब उसके नॉमिनी या उसके दावेदार जो उस म्यूचुअल फंड्स के थे वो उस फंड्स को रिडीम करें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो भी संभव क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते थे सभी का इस वीडियो में आंसर मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद यदि आपके मन में कोई और सवाल हैं इस संबंध में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर भी कमेंट करें। थैंक यू।